नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे रीट 140 प्लस के एनालिसिस की। कल जो शिक्षण विधियों का जो पेपर डाला गया और जो आप लोगों ने किया और जो आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आए, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, ठीक है। उन्हें क्या कहें, उसी प्रश्न पत्र का, उसी टेस्ट का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और आप भी ये देखेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या गलती की है आपने, और सही है तो सही है ही। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक विधि को माना जाता है, क्या माना जाता है? परंपरागत, शिक्षक प्रधान, बालक प्रधान, शिक्षक एवं बालक प्रधान। मित्रों, शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहली परंपरागत विधि, दूसरी शिक्षक प्रधान विधि और तीसरी बालक प्रधान या बालक केंद्रित विधि। तो जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसे रखा गया है परंपरागत विधि में। अगर इसकी जगह व्याख्यान विधि होती तो होती शिक्षक प्रधान, अभिक्रमित अनुदेशन होती है ना, तो किस में आएगी बताओ? अगर मान लो भी प्रयोजना विधि होती, ठीक है, या समस्या समाधान होती तो किस में आती? बालक प्रधान में। अगर हम कहानी कथन की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में, ठीक है। अगर हम दल शिक्षण की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में। यहाँ बात की गई है पाठ्य पुस्तक विधि को, तो पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाती है परंपरागत विधि। प्रयोगशाला का गुण नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लैब की, कि प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। कौन सा एक गुण नहीं है? करके सीखना, ये तो प्रयोगशाला विधि का गुण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना स्टूडेंट में, ये प्रयोगशाला विधि का गुण है। तर्क चिंतन की कुशलता विकसित होना, ये भी प्रयोगशाला विधि का गुण है। और खर्चीला होना प्रयोगशाला विधि का दोष है, प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है बी। अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि कौन से 3 बिंदु, 3 विकल्प सत्य हैं और एक असत्य अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में? यह व्यक्तिनिष्ठ होती है, बिल्कुल होती है व्यक्तिनिष्ठ, क्योंकि इसमें सभी बालक अपनी अपनी सामग्री पढ़ते हैं इंडिविजुअल रूप से, अलग अलग, है ना, तो ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। सामग्री श्रृंखलाबद्ध होती है, बिल्कुल होती है श्रृंखलाबद्ध। मैंने आपको बताया था कि अगर पहले अर्थ आया है, फिर परिभाषा आएगी, फिर प्रकार आएंगे, है ना, तो ये श्रृंखलाबद्ध होती है, क्रमिक रूप में होती है, ये भी सही है। पृष्ठ पोषण तत्काल होता है, यानी तुरंत होता है, ये भी सही है, क्योंकि जब बालक फ्रेम को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देता है, उत्तर देने के बाद वो जो सही उत्तर दिए हुए हैं उनमें से वो चेक करता है। अगर उसका उत्तर सही है तो उसे तुरंत पॉजिटिव फीडबैक मिला और वो आगे का फ्रेम पढ़ने लग गया, और अगर उसका उत्तर गलत है तो वह दोबारा पहले वाला फ्रेम पढ़ेगा। तो पृष्ठ पोषण तत्काल होता है, ये भी सही है। त्रुटियों की दर अधिक होती है, ये गलत है, ये असत्य कथन है। त्रुटियों की दर अधिक नहीं होती है, त्रुटियों की दर इसमें कम होती है, सॉरी कमी नहीं, कम। त्रुटियों की दर कम होती है। कम क्यों होती है इसमें? कम इसलिए होती है कि जब बालक ने फ्रेम को खुद की गति के अनुसार ढंग से पढ़ा, समझा, फिर उसके बाद उसने उत्तर दिए, तो जब उसने तब उत्तर दिए तो वो समझ के पढ़ के ही तो दे रहा है, तो उत्तर गलत कम होने की संभावना होती है। तो त्रुटियों की दर अधिक होती है, ये असत्य कथन है अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में। ज्ञान की समग्रता का संबंध किस सिद्धांत से है? सह संबंध
आयोजन, अभ्यास या आवृत्ति। ज्ञान की समग्रता, ज्ञान जो बालकों को दिया जाए, भले ही टुकड़ों में करके दिया जाए, लेकिन वह इस तरह से छाप डाले, प्रभाव डाले कि वो एक हो, है ना। या ये कहें कि जो ज्ञान बालक को दिया जाए उसे दूसरे विषयों से जोड़ के बताया जाए, जिससे जब वह उसे समझे तो वह अखंड हो, एक हो, है ना। तो ज्ञान की समग्रता का संबंध किससे है? सह संबंध से। जब एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाएंगे, एक विषय को केंद्र में रख के दूसरे विषयों को उसके आसपास व्यवस्थित करके पढ़ाएंगे, तो ज्ञान कैसा होगा? समग्र रूप से ही तो निकल के आएगा, है? तो ज्ञान की समग्रता का संबंध है सह संबंध से। आयोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, तैयारी करना। और अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का मतलब है क्रियामूलक कार्य से, कार्य करने से, प्रैक्टिस करने से। अगर मैं स्विमिंग सीख रही हूं तो मैं अभ्यास करूंगी, ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत यानी आवृत्ति का मतलब होता है रिवीजन से, दोहराने से। रिवीजन का संबंध है संज्ञानात्मक से यानी दिमाग से। मैं रीड के कोर्स का बार बार रिवीजन करती हूँ, है ना, मैं दोहराती हूँ, मैं अपने दिमाग से उसको स्वीकार करती हूँ, ठीक। तो आवृत्ति का संबंध है संज्ञानात्मक से, अभ्यास का संबंध है क्रिया करने से, आयोजन हो गई प्लानिंग से, और सह संबंध का काम हो गया जोड़ना एक दूसरे से, तो हो गया समग्रता। तो ज्ञान की समग्रता का संबंध है सह संबंध से। लक्ष्य व उद्देश्यों में अंतर है। लक्ष्य व उद्देश्य, हम लोगों ने जब लक्ष्य और उद्देश्य पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ये मान लो हो गया मेरा लक्ष्य, और इसको पूरा करने के लिए मैं उद्देश्यों को पूरा करूंगी। तो बड़ा कौन हुआ? लक्ष्य, है ना। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, ठीक है। अब मेरा ये लक्ष्य हो गया रीड क्लियर करना, है ना, मैंने ये अपना लक्ष्य बना लिया। अब रीड क्लियर करने के लिए जब मैं, या चलो ये मैं कहूं कि मेरा लक्ष्य था टीचिंग करना, तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने 12th की, 12th के बाद STC की, ठीक है, और STC के बाद मैंने रीट लेवल 1 की तैयारी की। तो अब लक्ष्य तो क्या हुआ मेरा? टीचिंग करना, ये तो बहुत पहले ही निश्चित हो गया। उसके लिए 12th पास की, उसके लिए ये आपके STC की, STC करने के बाद अब रीट की तैयारी कर रहे हैं, और रीट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और टीचिंग करेंगे। तो लक्ष्य बड़ा है, और लक्ष्य जब निश्चित होता है तब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और एक एक उद्देश्य को पूरा करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लक्ष्य अगर निश्चित होता है तब उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। प्रश्न है हमारा, लक्ष्य व उद्देश्यों में अंतर। लक्ष्य आदर्श होते हैं और उद्देश्य वास्तविक। बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि मैं टीचिंग करूंगी, है ना, ये एक आदर्श बात हुई, और उद्देश्य उस टीचिंग को करने के लिए मैंने जो जो काम किया, एक एक सोपान में आगे बढ़ती गई, वो मेरे उद्देश्य थे। वो कैसे थे? वास्तविक, है ना। और अगर वो मैं नहीं करती तो लक्ष्य तो आदर्श ही बने रहते, है ना। तो लक्ष्य आदर्श होते हैं और उद्देश्य वास्तविक। लक्ष्य सैद्धांतिक होते हैं, बिल्कुल सैद्धांतिक होते हैं, ये तो बस एक बार हमने निश्चित कर लिया कि हमें ये प्राप्त करना है। लेकिन उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं। अगर आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे व्यवहारिक रूप में, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य व्यापक होते हैं और उद्देश्य संकुचित होते हैं। लक्ष्य व्यापक इसलिए होते हैं क्योंकि लक्ष्यों को एक दिन में नहीं प्राप्त किया जा सकता। मैं अगर
12वीं में हूं और मैंने ये सोचा कि मैं टीचर बनूंगी, तो क्या मैं तुरंत बन सकती हूँ? नहीं बन सकती हूँ। मुझे 12th करनी पड़ेगी, मुझे एसटीसी करनी पड़ेगी, मुझे रीट क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग करूंगी, है ना। तो लक्ष्य व्यापक होते हैं और उद्देश्य संकुचित। संकुचित यानी छोटे होते हैं। 12th किया, एसटीसी की, रीट क्लियर किया और सिलेक्शन हुआ रीट में टीचिंग की, तो उद्देश्य संकुचित होते हैं। तो लक्ष्य व उद्देश्यों में जो अंतर है, कौन से हैं? सभी अंतर है। पाठ्य पुस्तक विधि विषय वस्तु को रटने के लिए है, पढ़ाने की सरलता के लिए है, अध्यापक की सहायता के लिए है, विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए है। तो ये विषय वस्तु को रटने के लिए है, ऐसा नहीं है। शिक्षण की सरलता के लिए है, अध्यापक की सहायता के लिए। देखो, वैसे तो जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसमें ये तीनों ही बातें हैं शामिल, कि भाई इससे बालक रटता भी है कंटेंट को, पढ़ाने में सरलता भी होती है, भाई किताब हाथ में पकड़ ली और पढ़ाने लग गए, और अध्यापक की मदद करने के लिए अध्यापक को एक व्यवस्थित, है ना, सब मैटर उस किताब में मिल जाता है जो उसे पढ़ाना है। लेकिन इसमें जो सबसे नजदीक है, सबसे मुख्य है, वो है विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। जो पाठ्य पुस्तक विधि है, तो वो जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है ना, जो सूचनाएं दी गई हैं, वो संप्रेषण के लिए, सामने वाले को बताने के लिए। तो सही उत्तर है इसका डी। वैसे ये सब भी इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से ये है। निम्न में से किस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? अवलोकन विधि, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर और नाटकीकरण। तो अब इसमें अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय, तो सही उत्तर है इसका बी। कहानी कथन अध्यापक केंद्रित विधि है, अध्यापक कहानी सुनाता है और बच्चे सुनते हैं। अवलोकन में तो दोनों ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रश्नोत्तर में टीचर पूछता है, बालक उत्तर देते हैं, बालक एक्टिव रहते हैं। नाटकीकरण में तो बालक ही भूमिका अदा करता है, तो वो वैसे ही एक्टिव रहता है। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर था बी, कहानी कथन। क्रमिक मापनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नामात्मक, कोटिकरण, समान इकाई या शाब्दिक? हम लोगों ने जब मापन पढ़ा था तो मापनी के मापनी के 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से? क्रमिक मापनी, क्रमिक मापनी, ठीक है। नामित मापनी, नामित मापनी यानी सबसे पहले नंबर की नामित मापनी, दूसरे नंबर की आपके क्रमिक मापनी, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर की थी आपकी अंतराल मापनी और चौथे नंबर की आपकी अनुपात मापनी, ठीक है। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्रमिक मापनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, शाब्दिक और नामात्मक, ये तो कहा जाता है नामित मापनी को, और ये जो 4 हैं ये निम्न से उच्च के क्रम में मानी गई हैं। तो सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? नामात्मक, और जिसे शाब्दिक मापनी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर की है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी को कोटिकरण मापनी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथे नंबर की जो मापनी है अंतराल मापनी, उसे समान इकाई मापनी कहा जाता है। और जो तीसरे नंबर की है ना, और जो चौथे नंबर की है अनुपात मापनी, उसे इन चारों में सबसे उच्च स्तर की मापनी कहा गया है। तो यहाँ सही उत्तर है अपना बी। क्रमिक मापनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोटिकरण मापनी के नाम से।
किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आप दिखाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? चार्ट का, मॉडल का, रेखा चित्र का या कार्टून का? प्रश्न है अपना, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आप दिखाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? आप देखते हैं कि जब किसी कॉलोनी में फ्लैट बेचने के लिए या बिकने की तैयारी में होते हैं कि भाई कॉलोनी यहाँ बसेगी, है ना, और यहाँ फ्लैट बनेंगे, आप लोग बुक कराएं, विज्ञापन आता है, तो आप देखेंगे कि वहां पे जैसे फ्लैट बनेंगे वैसा ही एक फ्लैट बना हुआ या तो होगा या उसका मॉडल रखा हुआ होगा वहां पे, है ना, क्योंकि अब वो बना के तो अभी तुरंत सारे वो बनेंगे तब तो वो बिकेंगे ही, यानी कि जब वो वहां नहीं है तैयार तो उन कैसे बनेंगे, किस तरह के होंगे, क्या साइज होगा, उसके लिए वो एक मॉडल तैयार करके रखते हैं, है ना। तो वो मॉडल किस लिए रखते हैं? वास्तविक स्वरूप बताने के लिए। वो चार्ट नहीं दिखाते हैं, वो रेखा चित्र नहीं दिखाते हैं, वो कार्टून नहीं दिखाते हैं, है ना, वो क्या बताते हैं? मॉडल बनाते हैं। तो सही उत्तर है इसका बी, कि जब हम किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बताना चाहते हैं तो हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। पाठ पढ़ाने के बाद, पाठोपरांत, पाठांतर्गत, पाठ सहगामी या सभी। तो देखो, जब पाठ पढ़ाने के बाद में हम मूल्यांकन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पाठोपरांत, यानी पाठ के उपरांत। और अगर हम पाठ पढ़ाते समय बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि चलो बताओ इसका उत्तर क्या है, तो वो कहलाएगा पाठांतर्गत, यानी पाठ के अंतर्गत। और तीसरा है पाठ्य सहगामी। ये कोई प्रकार नहीं है, ये तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटी की बात है, ठीक है। तो सही उत्तर है अपना ए। विद्यार्थियों को जैन धर्म व बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अंतर करना आ गया, किस उद्देश्य से संबंधित है? आप लोगों को उद्देश्य पता है तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान में आता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का स्मरण करना और पहचान करना, ठीक है, ये आता है ज्ञान में। अवबोध में आता है अर्थ बताना, व्याख्या करना, तुलना करना, उदाहरण बताना, अंतर बताना, समानता बताना, वर्गीकरण करना, ठीक है, ये सब आता है अवबोध में। ज्ञानोपयोग में आता है महत्व बताना, निष्कर्ष बताना, समीक्षा करना, नया ज्ञान जो प्राप्त किया है उसे नवीन परिस्थितियों में काम में लेना, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसे दूसरे को बताना, ये सब आता है ज्ञानोपयोग में। कौशल में आता है कि वाचन कर रहे हैं तो वाचन की कुशलता विकसित करना, कोई आप टीचिंग एड बना रहे हैं तो उसमें कुशलता विकसित करना, यानी कि कुशलता का विकास करना आता है कौशल के अंतर्गत। यहाँ पे पूछा गया है कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अंतर करना आ गया, तो जब हमें अंतर करना आ गया तो हमारा सही उत्तर है बी, अवबोध। स्व अनुदेशन उपागम के संबंध में असत्य कथन है। स्व अनुदेशन उपागम यानी कि सेल्फ से संबंध है, ठीक है, कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, है ना, इससे मतलब है। तो व्यक्तिगत निर्देशन की विधि है, बिल्कुल है भाई। स्व अनुदेशन उपागम है, यानी अभिक्रमित अनुदेशन की हम बात कर लें तो कैसी है? व्यक्तिगत निर्देशन की विधि है। दूसरा, पाठ्य वस्तु नियोजित होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो मटेरियल दिया जाता है, यहाँ जो पाठ्य वस्तु दी जाती है वो पहले से ही, है ना, चेक की हुई, वैलिड होती है और प्री प्लान्ड होती है। तो पाठ्य वस्तु नियोजित होती है, बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रत्यक्ष सहायता करता है, ये असत्य कथन है। ये इसलिए क्योंकि जब वह स्वयं पढ़ रहा है ना,
विषय वस्तु से पढ़ रहा है तो फिर शिक्षक प्रत्यक्ष सहायता कैसे करेगा? शिक्षक तो वहां है ही नहीं ना। तो ये असत्य कथन है। और छात्र स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, ये सत्य कथन है कि भाई बच्चे को सामग्री दे दी गई, वह व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहा है, पाठ्य वस्तु प्री प्लान्ड है और बालक स्वतंत्र रूप से ज्ञान अर्जित कर रहा है। ये 3 सत्य कथन है और सी असत्य कथन है। दल शिक्षण से संबंधित असत्य कथन है। टीम टीचिंग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को दायित्व सौंपा जाता है, ये तो सत्य कथन है। शिक्षक एक ही कक्षा को एक साथ पढ़ाते हैं, ये भी सत्य कथन है। विद्यालय की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं, ये असत्य कथन है, क्योंकि विद्यालय की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। और दल शिक्षण शिक्षण व्यवस्था का एक प्रकार है, ये भी सही है, क्योंकि जो टीम टीचिंग है वो पढ़ाने के तरीकों का एक प्रकार ही तो है, एक रूप ही तो है कि भाई प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान, वैसे ही एक दल शिक्षण, तो ये भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किस विधि के द्वारा संभव है? बालकों का, विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से डेवलपमेंट। अभिक्रमित अनुदेशन, यहाँ बच्चा स्वयं की गति से खुद पढ़ रहा है, तो कौन सा विकास हो रहा है? मानसिक। शारीरिक का कोई काम ही नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में बालक विषय वस्तु को अध्यापक के निर्देशन में स्वयं पढ़ रहा है, समझ रहा है, बोध प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ कौन सा विकास हो रहा है? मानसिक विकास। यहाँ भी शारीरिक का कोई काम नहीं है। खेल विधि, खेल विधि में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है, क्योंकि बालक खेल खेल में सीख रहा है, तो सीख भी रहा है दिमाग से, संज्ञानात्मक रूप से, और खेल रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब अगर हम व्याख्यान की बात करें तो व्याख्यान में भी सिर्फ मानसिक विकास ही हो रहा है बालक का। टीचर बोल रहा है और बालक सुन रहा है। पर्यटन का अर्थ विद्यालय के बाहर कक्षा से है, यह कथन किसका है? पर्यटन का अर्थ विद्यालय के बाहर कक्षा से है, यानी कि वह टॉपिक जिन्हें अध्यापक क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकता उन्हें वह फील्ड में ले जाके पढ़ाता है। अगर मान लो मैं अभी जंतर मंतर के बारे में यही बताना चाहूं और दूसरा मैं बच्चों को जंतर मंतर ले जाके वहां समझाऊं, बताऊं, तो दोनों में से कौन सा इफेक्टिव रहेगा? दूसरा वाला, फील्ड वाला। तो पर्यटन का अर्थ है विद्यालय के बाहर कक्षा से। यह कथन किसका है? सतगुरु शरण का है या डीपी शर्मा का है या दोनों का है? तो सही उत्तर है अपना ए और बी दोनों। विद्यार्थी परिवार, समाज, समुदाय के महत्व को अपने साथियों को समझा रहा है। इसका संबंध है ज्ञान से, अवबोध से, अभिरुचि से या ज्ञानोपयोग से। तो मित्रों इसका संबंध है ज्ञानोपयोग से। ज्ञानोपयोग से क्यों है? अभी मैंने बताया था कि ज्ञानोपयोग में हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं, महत्व बताते हैं, है ना। जो नॉलेज हमने गेन की है वो हम दूसरे को बताते हैं या उस नॉलेज को हम नवीन परिस्थितियों में काम में लेते हैं। वही बात कह रहे हैं कि भाई बालक परिवार, समाज और समुदाय, इन तीनों के महत्व को बालक ने समझ लिया। ठीक है, अब वह महत्व को अपने साथियों को समझा रहा है, यानी कि सीखे हुए ज्ञान का ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। तो स्थानांतरण करना आता है ज्ञानोपयोग में, यानी कि जो उसने महत्व समझा अब वह अपने साथियों को बता रहा है, जो नॉलेज उसने प्राप्त की वह अपने साथियों को बता रहा है। तो सही उत्तर है इसका ज्ञानोपयोग। यहाँ पे एक बात आप और ध्यान में रखें, सबसे पहला उद्देश्य ज्ञान। ज्ञान में हमने किसी भी नॉलेज को प्राप्त किया,
ठीक है। अब प्राप्त करने के बाद दूसरा उद्देश्य हमारा अभिरुचि। अभिरुचि में हमने यहाँ जो ये ज्ञान प्राप्त किया उसको हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। यहाँ तो हमने सुना और यहाँ पे हमने गुना, यहाँ हमने उसे समझा। और उसके बाद तीसरा उद्देश्य अपना ज्ञानोपयोग। जब मैंने नॉलेज को यहाँ सुना है ना, ये नॉलेज प्राप्त कर ली, क्या कैसे किस तरह, उसको मैंने यहाँ समझ लिया अंडरस्टैंडिंग में। तो जब मैंने समझ लिया तो फिर मैं अगला उद्देश्य क्या होगा, ज्ञानोपयोग, ज्ञान धन उपयोग। जो मैंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगी। अब अप्लाई कैसे करूंगी, मैंने जो नॉलेज प्राप्त की समझी, मैं उसका महत्व बता रही हूं कि भाई जीवन में इसका क्या महत्व होगा। मैं उसकी समीक्षा कर रही हूं कि भाई इसमें ये कमी है और ये अच्छी बात है। मैं निष्कर्ष निकाल रही हूं कि क्या सही है, ठीक है। या मैंने जो समझ लिया मैं दूसरे को बता रही हूं। वही वाला पॉइंट यहाँ है कि भाई महत्व को अपने साथियों को समझा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ज्ञानोपयोग। विषय वस्तु के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का संबंध है किससे, समाजीकृत अभिव्यक्ति, परिवीक्षित अध्ययन, समस्या समाधान या अभिक्रमित अनुदेशन। विषय वस्तु के यानी कंटेंट को छोटे छोटे अंशों में बांट लिया गया और बांटने के बाद उसे एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। ग्राफ दृश्य सामग्री है। ग्राफ के माध्यम से आप तुलना करना बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या नीचे हो रहा है, आप ग्राफ के माध्यम से बता रहे हो। तो ये दृश्य सामग्री है, बालक देख रहा है और देख के समझ रहा है, तो ग्राफ आता है आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत। श्रव्य सामग्री वो होती है जिसे हम सुन के अर्थ ग्रहण करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री वो होती है जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और प्रक्षेपी सामग्री वो होती है जिसका हम प्रोजेक्शन के माध्यम से करते हैं, किसी चित्र को जैसे बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो दिखाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, वो सामग्री कहलाती है प्रक्षेपी सामग्री। पाठ्यक्रम का अर्थ है, क्या अर्थ है, कक्षा में दिए जाने वाले सभी अधिगम, विद्यालय की सभी कक्षाओं में दी जाने वाली विभिन्न विषयों की विषय वस्तु, विद्यालय द्वारा निर्देशित समस्त शैक्षिक क्रियाओं का संगठन, विद्यालय द्वारा निर्देशित एवं संचालित समस्त अनुभव। तो इसका उत्तर है बी कि पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सभी कक्षाओं में दी जाने वाली विभिन्न विषयों की विषय वस्तु, क्योंकि पाठ्यक्रम में तो सभी विषय शामिल हैं। व्याख्यान विधि के संबंध में सत्य कथन है, विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करती है, बिल्कुल दूर करती है। व्याख्यान विधि में टीचर पढ़ा रहा है, बालक सुन रहा है और बालक ने कुछ पूछा और गलत बोला तो टीचर उसी समय उसे रोक के कहता है कि इसका उच्चारण ये नहीं ये है। तो विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करती है। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास करती है। व्याख्यान विधि में टीचर बोल रहा है, बालक सुन रहा है, तो बालक सुन रहा है तो सुनने की क्षमता विकसित हुई है ना, तो श्रवण कौशल का विकास हुआ। तीसरा, विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जाता है। विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट इस तरह से माना गया है कि टीचर पढ़ा रहा है और बालक सुन रहे हैं, बालकों की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा सर दोबारा बताओ, उसने फिर दूसरे रूप में बताया, फिर समझ में नहीं आया तो कोई तीसरे रूप में बताया, ठीक है। तो विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जाता है, तो सही उत्तर है इसका डी। व्याख्यान विधि के दोषों में
शामिल नहीं है। सैद्धांतिक ज्ञान की अधिकता, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों की उपेक्षा, विद्यार्थियों में निष्क्रियता और सामाजिक अध्ययन के विषयों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि। इसका उत्तर है डी, व्याख्यान विधि के दोषों में शामिल नहीं है। तो भाई ये तो इसकी विशेषता है, ये इसका गुण है कि व्याख्यान विधि के माध्यम से सामाजिक अध्ययन विषय में ज्यादातर टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, ये इसका गुण है। और दोष क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान की अधिकता, बालक सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों की उपेक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों से तात्पर्य न तो कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, न ज्ञात से अज्ञात की ओर, न प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है। विद्यार्थियों में निष्क्रियता, ये अध्यापक बोलता है और बालक सुनता है, तो वो तो सिर्फ निष्क्रिय रूप से बैठ के सुनता रहता है। तो ये तीनों इसके दोष हैं और ये इसकी विशेषता है, गुण है। एडगर डेल ने अपने अनुभव शंकु में किसे आधार माना है? आधार से यहाँ मतलब है सबसे नीचे, यानी जो एडगर डेल ने सहायक सामग्री की प्रभावोत्पादकता, कि भाई कैसे सहायक सामग्री हर स्तर पे उपयोगी होती है ना, इसका एक इन्होंने कोण की आकार का एक चित्र दिया है जिसे कहते हैं अनुभव शंकु। कई प्रश्न आपके निकल के आते हैं कि अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल ने दिया। ठीक है। अनुभव शंकु का संबंध किससे है? सहायक सामग्री से है। अनुभव शंकु में नीचे से, है ना, ऊपर की ओर चला जाता है, तो नीचे जो दिया हुआ होगा वो सबसे निम्न स्तर का होगा, उसे आधार माना गया होगा, और धीमे धीमे जो आगे बढ़ते हुए उच्च स्तर पे होगा वो सबसे उच्च स्तर की सामग्री होगी। तो एडगर डेल ने अपने अनुभव शंकु में किसे आधार माना है? इन्होंने माना है प्रत्यक्ष अनुभव को। इन्होंने कहा है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से हमें चीज दिखाई देनी चाहिए, तो आधार ये माना है। और सबसे ऊपर उच्च स्तर पे इन्होंने रखा है अमूर्त चिंतन को, है ना, कि भाई सिर्फ आपने बता दी और बालक समझ गया, और नीचे से ऊपर के क्रम में चलते हैं इसमें। शैक्षिक पर्यटन का महत्व नहीं है। शैक्षिक पर्यटन का महत्व पढ़ाने में नवीनता लाना ये है, वैयक्तिक गुणों का विकास करना भी है, निरीक्षण करने की योग्यता का विकास यानी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता भी विकसित होती है, और इसके महत्व में शामिल नहीं है अंतः विद्यालय पर्यटन। ये इसके महत्व में शामिल नहीं है क्योंकि ये तो एक प्रकार है। कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई क्लासरूम टीचिंग में सबसे प्रभावी तत्व कौन सा हो सकता है? अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, ये बात सही है भाई, ये भी एक तत्व है इसका। बालकों की विषय में रुचि होनी चाहिए, ये भी एक तत्व है। बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये भी एक तत्व है। एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराना चाहिए, ये भी एक तत्व है भाई, रिवीजन कराना चाहिए। लेकिन प्रश्न है हमारा, सबसे प्रभावी तत्व क्या हो सकता है? तो सबसे प्रभावी तत्व है बालकों की विषय में रुचि, क्योंकि जब तक बालक की विषय में रुचि नहीं होगी अध्यापक का ज्ञान रखा रह जाएगा, और बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप आप कितनी भी शिक्षा दें वो उतना स्वीकार नहीं करेंगे जितना आप उन्हें बताना चाहते हैं। और एक ही विषय वस्तु को आप कितना भी रिवीजन कराएं, लेकिन अगर बालक का मन नहीं है, अगर बालक की रुचि नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कराने का। तो सही उत्तर है इसका बी। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की
कौन सी विशेषता नहीं है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है कि भाई मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस बच्चे के कितने नंबर आए, कौन सा बच्चा किस स्तर का है, कितने बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट हुए, कितने फेल हुए, कैसे पता चलेगा? ये मूल्यांकन के माध्यम से ही। तो यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये भी इसकी विशेषता है कि भाई जो मूल्यांकन है वह उद्देश्यों से, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है 90% दिलवाना बच्चों को, आपने ये उद्देश्य निश्चित किया है, तो अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, है ना? इसलिए उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह यांत्रिक जांच प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये यांत्रिक जांच प्रक्रिया नहीं है ना? ये कोई मशीनी रूप से थोड़े होता है। मूल्यांकन तो ओवरऑल होता है, मूल्यांकन में तो मापन भी शामिल होता है, इसलिए यह यांत्रिक जांच प्रक्रिया नहीं है। तो इसका उत्तर है ए। शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक, संरचनात्मक, योगात्मक या क्रियात्मक। तो देखो, रचनात्मक और संरचनात्मक ये तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कोई कहा जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन ये एक है। और योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर। समाप्ति पर हम लोग योग करते हैं, टोटल करते हैं, है ना? तो इसलिए शैक्षिक सत्र की समाप्ति पे किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है योगात्मक। शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, यानी कि पढ़ाने में टीचिंग एड जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए? तो शिक्षण में विविधता लाना, ये भी इस कारण है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये भी इसका एक वो है। रोचकता का संचार करना, ये भी एक कारण है। और मनोरंजन करना, ये भी एक कारण है। मनोरंजन से मतलब भाई किसी दूसरे तरह के मनोरंजन से नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि डेली रूटीन में जो बालक पढ़ता आता है जिस तरह से, उससे हटके जब हम किसी टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं तब आप ये देखते हैं कि बच्चे कितने जिज्ञासु होके, कितने उत्सुक होके पढ़ते हैं कि अच्छा ये आप हमारे लिए लाए हो, ये आप हमें दिखाओगे। तो ये चारों ही कारण है ना, टीचिंग एड को प्रयोग करने के। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मुख्य प्रयोजन है बी, यानी कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना, ये भी शामिल है। लेकिन प्रमुख जो है वो है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। वैयक्तिक अध्ययन विधि में अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि से तात्पर्य केस स्टडी से। इसमें अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? किसी इकाई के संपूर्ण स्वरूप का, किसी इकाई के आंशिक भाग का, किसी इकाई के मुख्य भाग का, या कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ए। जब किसी व्यक्ति की, किसी बालक की, किसी चीज की केस स्टडी की जाती है, उसमें उसके सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। तो किसी इकाई के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं, क्षेत्र व्यापक होता है, प्रश्नों के उत्तरों पर अंकन किया जाता है, यह परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। तो देखो, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में
सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है डी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं? नहीं, निदानात्मक परीक्षण तो उससे संबंधित बनाया जाता है जिसमें बालक को दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। क्षेत्र व्यापक होता है, क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, क्षेत्र संकुचित होता है। प्रश्नों के उत्तरों पर अंकन किया जाता है, प्रश्नों के उत्तरों पे अंकन नहीं किया जाता है, कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, उनकी गहराई को जांचा जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। यह परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। तो निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है डी, और ये तीनों है असत्य कथन। हमारा अंतिम प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए, यह आवश्यक है। विद्यार्थी में शारीरिक दोष होने पर उसकी तत्काल चिकित्सा की जानी चाहिए, ये भी आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधि को स्थायी रखना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी। एक बार हम लोग दोबारा इस प्रश्न को समझते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं रिमेडियल टीचिंग को। निदानात्मक परीक्षण में हमने बालक की कठिनाई को जान लिया, अब उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम जो उपचार अपनाते हैं, है ना, हम उसे दूर करने के लिए जो टीचिंग करते हैं वो कहलाती है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। विद्यार्थियों में अगर कोई शारीरिक दोष है, मान लो वो तुतलाता है, हकलाता है, तो उसकी तुरंत इलाज कराना चाहिए। और विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी भी गलती को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है सी कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधि को स्थायी रखना चाहिए। तो विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है, वो तो जैसा हमें इलाज करना होगा वैसी हम विधि अपनाएंगे, इसलिए विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है। मित्रों, 30 प्रश्नों का एनालिसिस अभी देखा आप लोगों ने। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। अगला जब भी टेस्ट होगा उसके एनालिसिस में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।